हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था एनसीईआरटी की रीडिंग की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम रीडिंग करते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। आइदर भी सेम इंडिविजुअल या सेम इंडिविजुअल में भी हो सकता है या डिफरेंट इंडिविजुअल में होगा तो अपोजिट सेक्स में होगा। जैसे कि बात करते हैं, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो बातें। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा आप पहली चीज ध्यान रखना, बाई पेरेंट चाहिए इसमें, मतलब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा गैमेट का इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो होने वाले जो पेरेंट होंगे वो अपने पेरेंट से टेक्टो सेम नहीं होंगे। तो होता क्या है इसमें, जो गैमेट्स होंगे ये सेम इंडिविजुअल हो सकते हैं। सेम इंडिविजुअल में अगर सेम इंडिविजुअल होंगे तो उन्हें बोलेंगे बाइसेक्सुअल। बाय मतलब दो, दोनों से सागर एक ही इंडिविजुअल में। अगर ये डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे तो उन्हें बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यूनि मतलब एक, बाइसेक्सुअल या इसे बोलते हैं मोनोशियस। मोनोइशियस इसे बोलते हैं डायोसियस। अब मोनोसियस का बोलते हैं, डायोसियस का बोलते हैं। देखो जनरली यूनिसेक्स बाइसेक्सुअल ये एनिमल्स में यूज कर लिया था मेनली, ऐसा नहीं किसी का भी यूज कहीं भी कर लो। मोनोसियस प्लांट प्लांट के लिए किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें आपने लिया एक मेल गैमेट, ठीक ओके, और उसका क्या लिया, फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट ने ह्यूमन की बात पे निकाला स्पर्म। गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हिप्लॉइड, ये हमेशा ध्यान रखना। फीमेल निकाला ओवम, ये भी हिप्लॉइड। इन्होंने अपना क्या किया, फ्यूज किया, तो प्रोड्यूस क्या किया, ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डिप्लॉइड होगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। ये सेम इंडिविजुअल में भी हो सकता है, डिफरेंट इंडिविजुअल हो तो अपोजिट सेक्स होंगे, मेल या फीमेल होंगे तो अपोजिट सेक्स। दिस गैमेट फ्यूज, ये गैमेट्स मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स अब क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, फॉर्म करेंगे जायगोट। जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे, डिप्लॉयड होगा जायगोट, विच डेवलप, जो डेवलपमेंट करेगा टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म, नए जीव का फॉर्मेशन करेगा, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। तो किसी भी इंडिविजुअल की जो सिंगल सेल्ड होती है, जहाँ से उसकी उत्पन्न होती है, वो क्या होता है, जायगोट। जायगोट सिंगल सेल्ड है जिससे पूरे ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इट इज ए इलेबोरेट या एक जटिल प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब एक जटिल प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मतलब बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। और ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में चीज कह रहा है कि इलेबरेट मतलब बहुत व्यापक होता है, जलाऊ प्रोसेस जैसा है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, मतलब बहुत धीरे धीरे होता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं हम बात करें तो बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ, आखिर कह रहा है इतना स्लो प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है, ये सब चीज़ें किस किस लिए कह रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट साथ फ्यूज होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होने वाला, पैदा होने वाला है, रिजल्ट मतलब पैदा होने वाला ऑफस्प्रिंग होगा, बच्चा होगा। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा। डेथ और नॉट आइडेंटिकल, ये समान नहीं होगा टू द पेरेंट, अपने पेरेंट के, यह हमेशा अपने पेरेंट के जस्ट इक्वल नहीं होना, मतलब इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, मतलब अपने आप के कुछ कैरेक्टर होंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब गैमेट फ्यूज करेंगे उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स के पिताजी के होंगे, कुछ माता जी के, और कुछ इसके खुद के कैरेक्टर होंगे। तो यह हमेशा डिक्टो अपने माता पिता के समान नहीं होगा। इस स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, अब हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब जीवों की स्टडी करें, प्लांट्स की, एनिमल्स की और अथवा फंजाई की, सो दैट अगर हम देखेंगे तो दे आर डिफर टू ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो दो दो यद्यपि ये
मतलब ये डिफर सो ग्रेटली, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलेंगे इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उनके बाहरी मतलब बाहरी अगर हम देखें शरीर को, जैसे प्लांट की शरीर, अगर एनिमल्स में बात करें, एनिमल्स में ही आप देख लीजिए ढेर सारे स्पीसीज हैं। तो गाय भैंस या मतलब काऊ फैलोज, रैबिट्स हो गए, कैट्स हो गए, ह्यूमंस की बात कर लो, तो इनकी मॉर्फोलॉजी क्या, आपकी इनकी जो बॉडी होती है एक जैसा दिखता है? नहीं। यही नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर अगर आप उनकी स्टडी करो, इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब काट के अंदर से देखो, उनके जो ऑर्गन्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एनिमल में ही बताया, तो अगर आप प्लांट एनिमल फंजाई में देखो कितने सारे डाइवर्सिटी, कितने सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। एंड फिजियोलॉजी मतलब उसके अंदर के आंतरिक वातावरण में जो उसकी फिजियोलॉजी है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, पीएच सब मेंटेन होते हैं, उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। व्हेन इट कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये सारी चीज़ें हमको व्हेन टू कम्स टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर ए सिमिलर पैटर्न। अगर हम बात करते हैं वेलकम टू, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है, ये सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। मतलब आप किसी भी जीव की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया तो कोई भी जीव हो, वो एक ही पैटर्न, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और फिर पैदा करेंगे। Let us first discuss what feature are common to these diverse organisms. डाइवर्स मतलब ये ढेर सारे जो जीव आपको दिख रहे हैं, उसके बारे में हम करने जा रहे हैं। व्हाट फीचर, उनके अंदर क्या गुण हैं, और कॉमन जो उनको एक कॉमन बनाता है टू दीज डाइवर्स, डिफरेंट जीवों को भी कॉमन बनाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म, अगर सभी जीवों की बात करें तो ईच ए सर्टेन स्टेज, प्राय उनमें एक स्टेज पर आकर, अच्छा रिप्रोडक्शन के लिए क्या बताया आपको, ये पार्टिकुलर स्टेज होनी चाहिए। ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में आप समझो तो मेल्स में बात करें 13 to 14, और फीमेल की बात करें 12 to 13, एज उनकी मेच्योरिटी पीरियड होती है, यहाँ से मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ये रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं। तो उसी प्रकार प्रत्येक जीव के लिए एक सर्टेन एज होती है ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी, ग्रोथ करते हैं सर्टेन एज तक, उसके बाद हम मेच्योरिटी पीरियड में आते हैं। इन देयर लाइफ साइकिल, अपने लाइफ साइकिल में आप लाइफ साइकिल पढ़ चुके हो, कोई भी जीव ग्रोथ करता है, मेच्योरिटी की स्टेज पर आता है, रिप्रोडक्शन की स्टेज में आते हैं, एंड देन सेनेसेंट, एंड उसके बाद फिर डेथ हो जाती है। बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले इन्हें इन पीरियड से गुजरना पड़ता है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का समय इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। किसी भी जीव की जब बर्थ होता है उसके बाद उसे मेच्योरिटी से पहले एक पीरियड से गुजरना पड़ता है, जिसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज मतलब इस फेज में जो है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। इट्स नोन एज वेजिटेटिव फेज, प्लांट में से हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, जबकि एनिमल में से जुवेनाइल फेज। दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर अलग अलग जीवों में देखोगे तो ये जो फेज होता है वेरिएबल फेज होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फेज होता है जुवेनाइल फेज का। द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज के बाद जो आपके फेज आते हैं मेच्योरिटी फेज, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज। इस मतलब इस फेज में आप रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होंगे, एंड देन रिप्रोड्यूस करके नया ऑर्गेनिज्म को भी जीव प्रोड्यूस करेगा। विच मार्क द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, ये जुवेनाइल फेज वेजिटेटिव फेज से कोई भी जीव जैसे गुजरता है तो ये मार्क करता है कि वो जीव अब रिप्रोडक्शन फेज में आने वाला है। कैन बी सीन इजली इन द हायर प्लांट्स, दे कम टू फ्लावर। अगर हम बड़े प्लांट्स में देखें, हायर प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट, हायर प्लांट मतलब वहाँ पर इसका मतलब नहीं, हायर प्लांट मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट। व्हेन दे कम टू फ्लावर, जब वो फ्लावरिंग करने मतलब फ्लावर कर रहे होते हैं, फ्लावरिंग करने वाले होते हैं, तो उसके पहले का जो पीरियड होता है उनका होता है वेजिटेटिव फेज। जो फ्लावर कर रहे हैं तो वो फेज होता है उनका रिप्रोडक्टिव फेज। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, अगर हम बात करें मैरीगोल्ड फ्लावर की, राइस की, व्हीट की, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम फ्लावर, ये जो फ्लावरिंग करने वाले हैं उससे पहले जो फेज से गुजरते हैं उसे बोलते हैं कि वेजिटेटिव फेज। सम प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट हैं वेयर फ्लावरिंग
अगर मोर देन वंस, जो साल भर में एक से अधिक बार फ्लावरिंग करते हैं, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। तो जो इनके मतलब एक बार उन्होंने फ्लावरिंग किया और नेक्स्ट सीजन फ्लावरिंग किया, इन बीच के जो स्टेज होती है उनकी बोलती है इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुनाइल और मेच्योर पीरियड। जुनाइल होते हैं और मेच्योरिटी के स्टेज में पहुंचते हैं। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से ध्यान रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें दो फेज आते हैं। फर्स्ट फेज होता है आपका मोनोकॉर्पिक, मोनोकॉर्पिक। सेकंड होता है मल्टीकॉर्पिक। ये होते हैं साल भर में मतलब जीवन काल में एक बार फ्लावरिंग करना, और ये होते हैं जीवन भर में कई बार फ्लावरिंग करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ मोनोकॉर्पिक और मल्टीकॉर्पिक फ्लावर्स की। ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया। आप अपने आसपास के एरिया में कुछ ऐसे प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, देखते होंगे। दो दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम, वो फ्लावर करते हैं ड्यूरिंग मतलब समय, द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, मतलब ईयर टू हर वर्ष देखेंगे तो वो उसी मंथ में फ्लावरिंग करेंगे, उसी मंथ में रिप्रोडक्शन करेंगे। आप डॉग्स की बात करिए, नवे विंटर सीजन में वो रिप्रोडक्शन करते हैं। और अगर आप राइस प्लांट की बात करें, ये भी विंटर नहीं, इनकी फ्लावरिंग पीरियड होती है ये जब बरसात होने वाली है, विंटर्स और समर के बीच में। और आप वीट की बात करो तो ये विंटर में फ्लावरिंग करना पसंद करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल्स की जो स्टेज होती है, प्रोडक्टिव स्टेज अलग अलग होती है, और ये पार्टिकुलर उसी मंथ में ईयर टू ईयर फ्लावरिंग करेंगे। वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट लाइक मैंगो, अगर आप ये डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट, फ्रूट की जो अवेलेबिलिटी होती है, फ्रूट जब हमारे मार्केट में दिखाई देता है, लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ये जो सीजनल, ये सीजन सीजन में दिखाई देते हैं। बात सही है। आप मैंगो आप गर्मी के सीजन में पाओगे, आप समर के मौसम में आप आम में को देखने को मिलेगा। ऐसा बात नहीं, आम बाइनियल प्लांट होता है, साल में दो बार फ्लावरिंग करता है। इसके साथ साथ आप जब विंटर के पहले बरसात सीजन में भी आप आम देखने को मिलते हैं। ऐसे ढेर सारे एप्पल है, ये ठंडे इलाकों में मिलते हैं, तो ठंड के मौसम में ही आपको फल दिखाई देंगे। तो मैंने कहने का मतलब यही है, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं ये आपको उस सीजन में हर मतलब प्रत्येक ईयर उसी सीजन में उसी मंथ में देखने को मिलेंगे। आर द सम प्लांट्स द फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग थ्रू आउट मतलब ईयर में कई बार करते हैं। एंड सम अदर, कुछ ऐसे होते हैं सो सीजनल फ्लावरिंग, वो सीजन फ्लावरिंग करते हैं, जो सीजन फ्लावरिंग करते हैं वो मोनोकार्पिक, और जो थ्रू आउट द ईयर बाइनियल प्लांट या मल्टीकार्पिक। एनुअल बाइनल उन्हें बोला साल भर में फ्लावरिंग करे, एनुअल एक से अधिक बार करे, बाइनल फ्लावर। सो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ट्रांजिशन फेज, ऐसे फ्लावरों में आप उनका डिफाइन होता है वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। मतलब रिप्रोडक्शन करने जा रहे हैं, फ्लावरिंग होगी, उससे पहले वो वेजिटेटिव फेज से गुजरेंगे, उसके बाद फ्लावरिंग हुई, फ्रूट करेंगे, फ्रूट करने के बाद सेनेसेंट मतलब उनकी जो वो कैलिक्स करोला मतलब एंड्रोशियम पार्ट होगा, सिक्स ऑर्गन वाला पार्ट, वो सूख कर गिर जाएगा। बट लेकिन दिस perennial species is very difficult to clearly define these phases। ये तो आपने ये ऐसे प्लांट्स के देखिए जो साल भर में कई बार प्लांट, कई बार सॉरी, ये जो प्लांट्स है क्या, जो एनुअल प्लांट्स है, बाइनोअल जो साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं या एक से अधिक बार फ्लावरिंग करते हैं, ऐसे प्लांटों में क्लियर कट इनमें आसानी से आप देख सकेंगे इनके वेजिटेटिव फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज को और सेनेसेंट मतलब ओल्डेस्ट फेज को। बट लेकिन इन द परनियल स्पीसीज, अगर आप परनियल स्पीसीज की बात करें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन द फेज। इनकी ए फेज, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज को आपको डिफाइन करने में प्रॉब्लम होगी। पेरेनियल मतलब जो साल भर में कई बार फ्लावरिंग करते हैं। ए फ्यू प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं एग्जिबिट अनयूजुअल
अनविजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना। उनमें आप ये जान ही ना पाओगे, मतलब प्लांट एग्जिबिट अनविजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, वैसे फ्लावरिंग करते हैं कि मतलब वो अपने आप में एक अलग से अपने आप को मतलब महसूस कराते हैं। जैसे कि सम ऑफ देम कुछ की बात करें तो बम्बू स्पीशीज की बात करें, फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ, अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं। सोच लो आप ऐसे प्लांट्स की बात करें पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करने जा रहे हैं। जनरली वो भी कब करेंगे, 50 से 100 ईयर्स के बीच, उसके पहले वो वेजिटेटिव फेज से गुजरते हैं। 50 से 100 वर्ष के बीच में क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जब फ्लावरिंग करेंगे लार्ज नंबर ऑफ द फ्रूट्स होंगे, मतलब फ्रूट बहुत सारे होंगे। और एंड टाइम होता है क्या है, जब ये फ्लावरिंग करते हैं बम्बू ना, तो उस बम्बू का जो फल होता है, फ्रूट्स ये फ्लावरिंग करते हैं ना, ये फेवरेट होता है, रेड्स होते हैं उनका फेवरेट फ्रूट होता है। तो उस समय जो रेड्स होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इसमें क्या होता है किसानों के खेतों को नुकसान, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं लोगों के। एंड द प्लांट कुछ ऐसे प्लांट है, स्ट्रोविलस कुंथियाना, नील कुरंज जिसका दूसरा नाम है। फ्लावर वंस 12 साल की और एक बार फ्लावरिंग करते हैं, अजीब बात है। एज मेनी ऑफ यू वुड नो दिस प्लांट फ्लावर, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहें तो दिस प्लांट फ्लावर, ये प्लांट फ्लावरिंग करता है ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर। ये सितंबर अक्टूबर मंथ के 2006 में इसने फ्लावरिंग किया था और 12 साल में फ्लावरिंग किया। नेक्स्ट सीजन 2018 में सितंबर अक्टूबर में इसने फ्लावरिंग किया। अब इसके बाद जो फ्लावरिंग करेगा 2030 में, सितंबर अक्टूबर मंथ में ही फ्लावरिंग करेगा। Its mass flowering transformed large tracts of hilly कर्नाटका केरला। तो ये फ्लावरिंग करते हैं, मास ऑफ फ्लावरिंग, क्योंकि कर्नाटका केरला तमिलनाडु फ्लावरिंग करते हैं और वहाँ पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके पूरे पहाड़ी इलाके में जो फ्लावरिंग करते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, तो पूरा ब्लू ब्लू कलर पूरा पहाड़ी इलाके में दिखाई देता है। उसको देखने के लिए टूरिस्ट भी आया करते हैं। मास ऑफ फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म, जब ढेर सारे फ्लावर वहाँ पर खिलेंगे, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ हिली, जो हिली होते हैं वो बहुत आकर्षणमय होते हैं। एरियाज इन केरला, केरला की बात कर रहे हैं, कर्नाटका तमिलनाडु यहीं ये पाए जाते हैं। इनकी ब्लू स्ट्रेचेज, ये ब्लू कलर में पूरा नीला नीला क्या है वो फैल जाता है। एंड अट्रैक्ट टू लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, और ढेर सारे टूरिस्टों को उसको देखने आते हैं, इससे अट्रैक्ट होकर उसे देखने आते हैं। इन एनिमल्स की बात करें, द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। अगर एनिमल्स की बात करें, उसमें जो जुवेनाइल फेज होता है उसमें क्या हुआ, उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज होती है एंड फिजियोलॉजी, उसके अंदर की कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनाटॉमी, मतलब उसकी एनाटॉमी बात कर रहा है, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस में चेंजमेंट आते हैं। अगर ह्यूमन की बात करो, जब मेच्योरिटी एज में आता है ह्यूमन की बात, फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होने लगता है। और मेल्स की बात करें, डायरी मोस्ट का ह्यूमन में ब्रेस्ट का डेवलप होता है, लेकिन यार एक बात ध्यान रखना, जो ह्यूमन में ब्रेस्ट होता है ना, अनडेवलप होता है, मतलब ब्रेस्ट होता है लेकिन जो उसका वर्क होता है सिर्फ फीमेल में होता है। रिप्रोडक्टिव एज जो वेरिएबल ड्यूरेशन डिफरेंट ऑर्गन अपने पढ़ा। फ्री टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, फ्रीयर मतलब पहले, एक्टिवली जब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मतलब रिप्रोडक्शन करने वाला हो उसके पहले उससे फिजियोलॉजी उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज होती है। The reproductive phase is also, the reproductive phase है is also a variable duration in different organism, डिफरेंट जीव में इसका जो ड्यूरेशन होता है, समय होता है, वो अलग अलग होता है। हम आगे बात करें, एमंग एनिमल्स, एनिमल्स की बात करें तो कैन यू लिस्ट दिस चेंजेस सीन इन ह्यूमन। आप इन मतलब जो रिप्रोडक्टिव फेज में जो मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज हुए ह्यूमन में आप देखिए और उससे इंडिकेट कीजिए, मतलब रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी में जो होने वाले परिवर्तन उसको आप देखिए। एमंग एनिमल्स, एनिमल्स की बात करें फॉर एग्जांपल बर्ड्स, डू दे लेग्स, ये एक को देती है, अंडे देती है ऑल थ्रू द ईयर। ये क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी आपसे, क्वेश्चन पूछती है डू दे लेग, मतलब जो बर्ड्स होते हैं क्या ये थ्रू आउट द ईयर अंडे देती है, नहीं। आप हमेशा ध्यान रखें, जो बर्ड्स होती हैं ये सीजनली एक लेइंग करती है, एक को देने के लिए वो पार्टिकुलर सीजन में एक देती हैं। और इस सीजन में क्या
क्या यह सीजनली फिनोमिना, तो क्या सीजन में देते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है। ये सीजनली फिनोमिना, अब ध्यान रखना। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लेजर्ड। अब दूसरे एनिमल्स की बात करें, जैसे कि फ्रॉग हो गए, लेजार्ड्स हो गए, उनमें क्या होता है, सीजनल होते हैं या कॉन्टिन्यूस हो देते हैं। यू विल नोटिस दैट बर्ड्स लिविंग इन नेचर लिव्स ओनली सीजन में। अगर आप नोटिस करोगे, बर्ड्स लिविंग इन नेचर, जो बर्ड्स आपकी होती हैं नेचर में, आपकी जो लिविंग बर्ड मतलब जो आपकी एक्चुअली बर्ड्स हैं, ले एग्स ओनली सीजनली, ये अंडे को सीजन में ही देती हैं। अच्छा, इसने क्या किया, नेचुरल क्यों किया, क्योंकि नेचुरल क्या करने का मतलब ये है, जो वर्ड्स आपके आसपास दिख रही हैं नेचर में, आप प्लांट्स मतलब प्लांट्स भी आपको दिखते नजर आती हैं, और ये उन एक बर्ड्स की बात नहीं कि जो पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गी पालन होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, कि वो थ्रू आउट द मतलब पूरे साल उनसे एक लेन कराया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उसी बात कर रहा है। हाउएवर, जबकि बर्ड इन कैप्टिवेटिव, जो बर्ड अधीनता मतलब जो बर्ड्स कैद है कहाँ, पोल्ट्री फार्म में, पोल्ट्री फार्म जो बर्ड्स आपने जिनको पाल रखा है, कैन बी मेड टू ले एग्स, ये एग देती हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल भर ये अंडे देती हैं। आपने इसका तो एक्सप्लॉयटेशन सोचा ही तो किया, क्योंकि इनकी जो नेचुरल अवेलेबिलिटी है सिर्फ सीजन में ही को लेइंग करती हैं। इन दिस केस laying egg इज नॉट रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव फेज। ये जो आपने पोल्ट्री फार्म में जो एक लेइंग की है, ये नॉट रिलेटेड, इसको आप रिलेट ना करिए कॉन्टिन्यूअस एंड सीजनल ब्रीडिंग से। रिप्रोडक्टिव मतलब आप रिप्रोडक्शन से इसको, आपने जो सीजनल और कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग पढ़ा, इससे आप इसको रिलेट मत करिए, बट इज कॉमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि आपने इसे पाल रखा है कॉमर्शियली, मतलब पाल रखा है, और आपने इसको एक्सप्लॉइटेशन किया, किसने, ह्यूमन ने, अपने फायदे के लिए इसका एक्सप्लॉइटेशन किया। दी फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मेमल, जो अब प्लेसेंटल मेमल्स मतलब ऐसे मल जिनके जो बच्चे हैं वो उनका डेवलपमेंट प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है। विविपैरिटी, विविपैरिटी में होता ही ना, प्लेसेंटा के थ्रू अगर बच्चे का पालन पोषण हो। प्लस एग्जिबिट साइक्लिक चेंज इन देयर एक्टिविटी, उनमें कुछ चेंजेज होते हैं, और जो चेंज होता है वो लगातार होता रहता है, मतलब एक साइकिल को मतलब जो स्टेप्स हैं 1 2 3 4, ये रिपीट करते रहते हैं एक दूसरे को, तो उसने क्या किया, साइक्लिक मैंने उसको बता दिया। एक्टिविटी ऑफ ओवरेज, ओवरेज के अंदर एसेसरी डक्ट, ओवरी के साथ साथ जो सहायक डक्ट्स हैं उसमें एज वेल एज हार्मोन्स, हार्मोन्स में कुछ चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन की जो फेज में ये सारे चेंजेज आते हैं, किसमें, ये प्लेसेंटल मेमल में। नॉन प्राइमेट्स, जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स में नॉन प्राइमेट्स लाइक काउ, सीप, रैट्स, डीप, डॉग, डियर्स, डॉग, टाइगर, इनमें क्या होता है, इनमें एक दूसरे प्रकार के साइकिल चेंज होते हैं, साइक्लिक चेंज आते हैं, कहा था सच साइक्लिक चेंज, इनमें जो साइक्लिक चेंज आता है रिप्रोडक्शन पीरियड में, उसे बोलते हैं ओस्टर साइकिल। वेयर इन द प्राइमेट्स, प्राइवेट में जो मंकी, एप्स, ह्यूमन की बात करें, उनमें जो साइक्लिक चेंज आते हैं उससे मेनेस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। देखो, होने वाला चेंजेस दोनों में यही होता है, ओवरी में कुछ ना चेंज होगा, और सिस्टिक डक्ट में या हार्मोन्स में कुछ नए नए प्रकार, कुछ समय हार्मोन्स निकलेंगे, ठीक है। लेकिन वो दो प्रकार के होते हैं, प्लेसेंटल मेमल में क्या, कुछ नॉन प्राइमेट्स हैं, कुछ प्राइमेट्स हैं। जो प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स लाइक काउ, सीप, रैट्स हैं, इसमें ओस्टर साइकिल चलता है। जो मंकी, एप्स, ह्यूमन जैसे प्राइमेट्स हैं उसमें क्या, मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है। मेनी मैमल्स, कुछ ऐसे मैमल्स हैं स्पेशली दीज लिव्स इन नेचर, जो नेचर में रह रहे हैं, वाइल्ड कंडीशन एक्जिबिट सच साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव। अगर आप इस नेचर में रह रहे हो, कहे जो साइकिल चल रही है, वाइल्ड कंडीशन एग्जिबिट सच साइकिल, जो आपकी जो साइकिल चल रही है ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, अगर आप फेवरेबल सीजन में हैं, आप उस सीजन फेवर कर रहे हैं, तभी आपके अंदर इस साइकिल चलेगी इन देयर रिप्रोडक्टिव, और कब फेज में, ठीक, फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज में, एंड आर देयर फोर कॉल्ड सीजन ब्रीडर। तो ऐसे ब्रीडिंग करने वाले को क्या कहेंगे, सीजन ब्रीडर, मतलब जिन्हें पार्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करने के लिए
अपने आप को उससे माहौल में ठान रखा, मतलब ढाल लिया है। उसके साथ कहते हैं मेनी अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। मेनी अदर, बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार रहते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। उनकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई तो वो सीजन नहीं देखते, वो थ्रू आउट द सीजन आप वो किसी भी समय रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें, इसमें कॉन्टिन्यूस ब्रीडिंग होती है। ह्यूमन को सीजन देखने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी ब्रीडिंग कर सकता है। आगे बात करें हम, दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लिव लॉन्ग इनफ इज समथिंग दैट वी ऑल रिकग्नाइज। या ग्रो ओल्ड, हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और बुढ़ापे की एज में इंटर करेंगे। वेरी लॉन्ग इनफ, इफ वी लॉन्ग, अगर हम लंबे समय तक जीते हैं, मतलब अगर अपनी जो लाइफ साइकिल की जो टाइम पीरियड है उससे कंप्लीट करते हैं तो बात करें, ये समथिंग दैट वी आर रिकग्नाइज, तो हम देखेंगे क्या अपने सेनेसेंट एज को, बुढ़ापे की अवस्था में, उसमें आदमी क्या रिप्रोडक्टिव एक्टिव नहीं होता, उसमें व्यक्ति रिप्रोडक्शन नहीं करता। इसके साथ साथ बात करें, बट व्हाट इज अ मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड, कह रहा है कि जो ग्रोइंग ओल्ड, मतलब आप बुढ़ापे के समय में सेनेसेंट एज, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, इसका मतलब सिंपली है आपका जो रिप्रोडक्टिव एज है वो खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कैन बी कंसिडर वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेनेसेंट, तो हमने एक पैरामीटर मान लिया, आप सेनेसेंट की एज में जा चुके हैं जहाँ पर आप रिप्रोडक्शन नहीं कर, तो कहीं कंसिडर वन ऑफ द, मैंने केवल कंसिडर किया है, मैंने एक मापन मांगा, पैरामीटर मतलब एक मापन किया, मापा है चीज को, क्या आप सेनेसेंट या बुढ़ापे या एज में जा चुके हैं। देयर आर कॉन्कोमाइंट, ठीक है, कॉन्कोमिटेंट, कॉन्कोमिटेंट, टिंग, 1936, 1938, देर आर कॉन्कोमिटेंट चेंज इन द बॉडी, ठीक है, मतलब साथ साथ, इसके साथ साथ देर कॉन्कोमिटेंट मतलब साथ साथ, इसके साथ साथ देर कॉन्टिन्यूट चेंजेस इन द बॉडी, इसके साथ साथ बॉडी में कुछ और चेंजेस होते हैं, जैसे लाइक स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमारी बॉडी में क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, स्लो होने लगती हैं। हमेशा एनसीईआरटी में जो चीज़ें आपको न पता हो उससे आप हिंदी में लिखते जाइए, आपको पढ़ने में हमेशा मदद मिलेगी। ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज लाइफ स्पैन, जो आपके पूरे आप जीवन चक्र है, लाइफ कह रहा है ड्यूरिंग दिस लास्ट, जो आपका ये लास्ट फेज है, किसका लाइफ स्पैन का ये जो लास्ट फेज है, ओल्ड एज अल्टीमेटली लेट टू डेथ, आप इस ओल्ड एज में पहुंचे, सीनियर एज में पहुंच चुके हैं, अल्टीमेटली अब आपकी क्या होने वाली है, डेथ। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यह किसी एक की बात नहीं कर रहा है, प्लांट्स एनिमल दोनों की बात कर रहा है। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन, हार्मोन्स एक ऐसी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांजिशन बिटवीन देयर फेजेस, जो आपके इन फेजेस, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, ये तीनों फेजों को क्या डिफरेंशिएट करती है, अलग अलग करती है, केवल और केवल उसके लिए हार्मोन्स जिम्मेदार है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स, जो हार्मोन्स का इंटरेक्शन है, आपस में मेल मिलाप है, एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसके साथ साथ इन्वायरमेंट फैक्टर, इन्वायरमेंट का भी असर होता है। प्लांट्स की बात करें, ये हार्मोन के साथ साथ लाइट डिपेंडेंट होते हैं, लाइट पड़ रही होती है उसमें फोटो, मतलब लाइट का पड़ना भी इनके लिए फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार होता है, इस पर भी डिपेंड करती है, तो मतलब इसके साथ साथ वही कह रहा है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी जरूरी होता है, रेगुलेट करता है उनके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करता है। एंड द एसोसिएटेड, और उसके साथ साथ क्या जुड़ा हो, बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो एक्सप्रेशन होता है उसका जो बिहेवियर होता है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, इन सब चीज़ों के साथ साथ वो
उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, बोलने का तरीका, हर चीज़ होता है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता हुआ। अब नेक्स्ट इवेंट्स है, वो क्या है? इवेंट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, आपने मेच्योरिटी में जब अटेन किया मतलब प्राप्त किया, जब आप मेच्योरिटी एज में पहुंचे, ऑल सेक्सुअली, हाल को गोले रखिए, ऑल सेक्सुअली, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं जीव, एग्जिबिट इवेंट एंड प्रोसेसेस, उन्हें कुछ प्रोसेसेस से गुजरना, कुछ इवेंट मतलब घटनाओं से गुजरना होता है। दैट हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटी, आप इन्हें रिमार्क कीजिए, चूँकि फंडामेंटली आपके सभी जीवों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेंगी। इवन दो यहाँ तक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो एसोसिएटेड मतलब जुड़े हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और इंडिडेड और वास्तव में वेरी डिफरेंट, ये थोड़ा अलग अलग वास्तव में अपने एक दूसरे से कैसे हैं, अलग अलग हैं। द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन, जो इवेंट्स है, घटनाएं हैं, दो एलोबरेट एंड कॉम्प्लेक्स, ये व्यापक है, एलोबरेट मतलब व्यापक, एक कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रक्रिया है। फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, और इनका जो सीक्वेंस होता है ये एक के बाद एक, मतलब एक रेगुलर सीक्वेंस में इसको फॉलो करते हैं। रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द फ्यूजन, 100% याद रखना भैया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन अथवा फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन कैरेक्टर है। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस क्या करते हैं, फ्यूजन ऑफ जाइगोट, फ्यूज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, एंड एम्ब्रियोजेंसिस, एम्ब्रियो का फॉर्मेजेंसिस मतलब पैदा करना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फॉर कन्वेंस, मान लिया गया है, दिस सीक्वेंशियल इवेंट, जो एक के बाद एक जो सीक्वेंस हुआ है इवेंट चल रहे हैं, बाय ग्रुप इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, इन्हें हमने मोबाइल 3 डिफरेंट स्टेजों में डिवाइड कर रखा है। क्या? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा सब कुछ मिलाकर कुल टारगेट क्या है, रिप्रोडक्शन करना, ठीक, याद रखना। ह्यूमन पृथ्वी पर 2 चीजों के लिए आया है, खाओ, रिप्रोडक्शन को, इसके अलावा किसी चीज के लिए वो आया नहीं है। ये ताम झाम जो है, नौकरी करना, पढ़ना लिखना, ये सब हमने बना रखा है। हमारा 2 मकसद है, खाओ और पैदा करो बच्चे। तो कह रहा है प्री मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन के पहले जो इवेंट्स होने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ठीक है, ये सारी घटनाएं हम इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। जो पहला हमारा इवेंट होगा प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। आप रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और मैं आपको इस चैप्टर्स को अच्छे से एनसीईआरटी रीड कराऊंगा। धन्यवाद।